भारत का राष्ट्रध्वज यानी हमारा तिरंगा, जब भी हम इसे देखते हैं हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस तिरंगे के बीच में जो गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है वो वहाँ कैसे आया? भारत के इतिहास की आम किताबों में यह लिखा है कि झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जो कि सच है। लेकिन इतिहास का एक बहुत बड़ा सच यह भी है कि शुरुआत में जो झंडा कांग्रेस और महात्मा गांधी के सामने रखा गया था उसके बीच में अशोक चक्र नहीं बल्कि गांधी जी का चरखा हुआ करता था। जब संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप दिया जा रहा था तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चरखे की जगह सम्राट अशोक के धम्म चक्र को रखने का एक बेहद मजबूत और तार्किक प्रस्ताव रखा। बाबा साहब का तर्क था कि चरखा एक बहुत अच्छा प्रतीक है, लेकिन वह एक पार्टी विशेष की राजनीति को दर्शाता है। इसके विपरीत सम्राट अशोक का यह 24 तीलियों वाला चक्र न्याय, प्रगति, गतिशीलता और भारत के उस स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है जब भारत पूरी दुनिया का विश्वगुरु हुआ करता था। बाबा साहब के इस कड़े रुख और तर्कों के सामने पूरी संविधान सभा को झुकना पड़ा और इस तरह हमारे तिरंगे को उसकी असली आत्मा अशोक चक्र मिला। इसी तरह का एक और सबसे बड़ा और हैरान करने वाला वाक्य जुड़ा है भारत की राष्ट्रभाषा के विवाद से। साल 1949 में संविधान सभा के भीतर इस बात को लेकर भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। उत्तर भारत के नेता अड़ गए थे कि केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों के नेताओं का कड़ा विरोध था कि वे हिंदी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का यह विवाद इस कदर बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि देश बनने से पहले ही भाषाई आधार पर टूट जाएगा। इस भयंकर गतिरोध को तोड़ने के लिए 10 सितंबर 1949 को कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा गुप्त संशोधन प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। बाबा साहब ने प्रस्ताव दिया कि भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत को चुनना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की राजनीति भले ही कुछ भी कहे, लेकिन बाबा साहब का मानना था कि संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं की जननी है। उनका तर्क था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने से ना तो उत्तर भारत को कोई ऐतराज होगा और ना ही दक्षिण भारत को, क्योंकि यह किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं बल्कि पूरे भारत की साझा संस्कृति विरासत है। इस प्रस्ताव पर बाबा साहब के साथ विदेश उप मंत्री डॉक्टर वीवी केसकर और कई गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए थे। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदरूनी राजनीतिक दबाव और लॉबिंग के कारण यह ऐतिहासिक प्रस्ताव केवल कुछ वोटों के अंतर से गिर गया। सोचिए, अगर उस दिन बाबा साहब का यह विजन पास हो जाता तो आज भारत की पूरी तस्वीर और हमारा भाषाई गौरव कुछ और ही होता और हम भाषा के नाम पर कभी आपस में ना लड़ते। जब भी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात होती है तो इतिहास की किताबें हमें केवल मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द घुमाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभाजन होने से पूरे 7 साल पहले यानी साल 1940 में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी किताब लिख दी थी जिसने देश के भविष्य को भांप लिया था। इस किताब का नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। बंटवारे के समय भड़की हिंसा और दंगों को रोकने के लिए बाबा साहब का दिमाग कितना तार्किक था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस किताब में साफ साफ लिखा था कि यदि पाकिस्तान बनता है तो केवल ज़मीन का बंटवारा करने से भारत की समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। उन्होंने एक बहुत ही कड़क और विवादित सुझाव दिया था जिसे आज के इतिहासकार दबा देते हैं। बाबा साहब का मानना था कि यदि विभाजन होना ही है तो पूरी तरह से आबादी की अदला बदली होनी चाहिए, यानी भारत के सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और पाकिस्तान के सभी हिंदुओं और दलितों को भारत आ जाना चाहिए। वे जानते थे कि यदि आधी अधूरी आबादी यहाँ रह गई तो भविष्य में भारत के भीतर गृह युद्ध, दंगे और राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थितियाँ हमेशा बनी रहेंगी। आज देश के जो हालात हैं उसे देखकर समझ आता है कि बाबा साहब का वो विजन कितना सटीक था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनकी इस महान चेतावनी को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। भारत में हर 5 साल में देश का राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था का गठन करता है जिसे वित्त आयोग कहा जाता है। इस आयोग का काम यह तय करना होता है कि केंद्र सरकार देश भर से जो टैक्स वसूलती है उसमें से कितना हिस्सा किस राज्य को मिलेगा। यह भारत के संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आपको यह जानकर गहरा आश्चर्य होगा कि इस वित्त आयोग की पूरी रूपरेखा और इसकी तकनीकी गाइडलाइंस
किसी आधुनिक सरकार ने नहीं बनाई, बल्कि इसकी नींव बाबा साहब ने साल 1925 में अपनी किताब द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में रख दी थी। उन्होंने इस किताब में अर्थशास्त्र के वो नियम लिखे थे जो यह तय करते हैं कि कैसे राज्य को अपने विकास के लिए केंद्र से वित्तीय मदद मिलनी चाहिए ताकि देश का संतुलित विकास हो सके। आज आज़ाद भारत की सरकारें टैक्स के पैसों का जो बंटवारा करती हैं वो हूबहू बाबा साहब के उसी 100 साल पुराने आर्थिक मॉडल पर आधारित है। लेकिन विडंबना देखिए कि देश के बजट के लंबे लंबे भाषणों में बाबा साहब के आर्थिक योगदान का जिक्र तक नहीं किया जाता। वीडियो के सबसे भावुक कर देने वाले हिस्से में हम आपको बाबा साहब के ज़मीनी संघर्ष का वो सच दिखाएंगे जो यह साबित कर देगा कि वे एसी कमरे में बैठकर कानून लिखने वाले नेता नहीं थे। साल 1943 में जब वे ब्रिटिश वायसराय की काउंसिलिंग के श्रम मंत्री थे, तब उन्हें भारत की कोयला और अबरक खदानों में काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति का पता चला। आज के मंत्रियों की तरह सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करने के बजाय बाबा साहब ने खुद बिहार और धनबाद की कोयला खदानों का दौरा करने का फैसला किया। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें मना किया कि खदानों के भीतर जाना बेहद खतरनाक है और वहाँ जहरीली गैसें हो सकती हैं, लेकिन मजदूरों के प्रति अपने दर्द के कारण बाबा साहब नहीं रुके। वे खुद माइनिंग हेलमेट पहनकर, मजदूरों वाले कपड़े पहनकर जमीन से 400 फीट नीचे कोयला खदानों के भीतर तक उतर गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे मजदूर कालिख और अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए कोयला निकाल रहे हैं। खदान से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहला कानून पास किया, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, और खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की। ऐसा जमीन पर उतरकर काम करने वाला नेता भारत के इतिहास में दोबारा नहीं हुआ। वीडियो के इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में हम बात करेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की जो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को भी कभी नसीब नहीं हुआ। भारत की राजनीति ने तो बाबा साहब को हमेशा जातियों के समीकरण में उलझाए रखा, लेकिन दुनिया की नज़रों में उनका कद क्या था इसका सबूत मिलता है अमेरिका की धरती से। साल 2011 में जब न्यूयॉर्क की विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 250 से अधिक सालों के गौरवशाली इतिहास को खंगाला, एक ऐसा इतिहास जिसने दुनिया को दर्जनों नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक और अमेरिकी राष्ट्रपति दिए हैं, तो उन्होंने अपने इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली क्रांतिकारी और महान छात्रों की एक वैश्विक सूची तैयार की। आपको यह जानकर गर्व होगा कि उस पूरी सूची में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भारत के लाल डॉक्टर अंबेडकर को द फर्स्ट कोलंबिया हेड ऑफ देयर टाइम, यानी अपने समय से आगे का विश्व का नंबर 1 विद्वान घोषित किया। आज भी उस यूनिवर्सिटी के दफ्तरों और लाइब्रेरी में बाबा साहब की एक भव्य कांस्य प्रतिमा लगी है जिसके नीचे लिखा है कि इस छात्र ने भारत के करोड़ों लोगों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहब की लिखी संक्षिप्त आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को एक टेक्स्ट बुक के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो वास्तविक, विराट और अनसुना सच जिसे इतिहास की मुख्यधारा की किताबों ने आपसे हमेशा छुपा कर रखा। वे केवल एक वर्ग के नेता नहीं थे, वे इस देश के केंद्रीय बैंक के दिमाग थे। वे देश के हर नौकरी पेशा इंसान के काम के घंटों को तय करने वाले मसीहा थे। वे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने वाले राष्ट्रभक्त थे। वे देश की नदियों को बांधने वाले आधुनिक विजनरी थे और वे ज्ञान के उस समंदर के मालिक थे जिसके सामने पूरी दुनिया आज भी सर झुकाती है। यह आज़ाद भारत की सबसे बड़ी बौद्धिक त्रासदी है कि इतने बड़े वैश्विक न्यायिक को आज की ओछी राजनीति ने केवल पोस्टर्स और चुनावी वोट बैंक का जरिया बना दिया है। लेकिन जैसा कि बाबा साहब खुद कहते थे, सच को ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। वे हर उस भारतीय के दिल में जिंदा हैं जो आज आज़ादी की सांस ले रहा है, जो दफ्तरों में 8 घंटे की नौकरी कर रहा है और जो इस देश के पावन संविधान के साए में सुरक्षित जी रहा है। आपको बाबा साहब के जीवन का कौन सा अनसुना पहलू सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा? क्या आपको आरबीआई के पीछे उनका दिमाग होना पहले से पता था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी निष्पक्ष और कीमती राय ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे इस चैनल की असली ताकत हैं। अगर आपको हमारी यह महीनों की गहरी रिसर्च, प्रमाणिक दस्तावेज और यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर एक दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हर भारतीय को अपने इस महानायक का असली सच पता सबको चल सके। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और ऐसी धमाकेदार और खोजी केस स्टडी में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।